अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने नए चैप्टर का आगाज करेंगे। हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक और बायो एनर्जेटिक जो है वो अराउंड 15 to 20% आपके एग्जाम में आता है। ये चैप्टर क्लास 9 और फर्स्ट ईयर दोनों की बुक में है। क्लास 9 की बुक के लिहाज से भी हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईयर के जितने टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बायो एनर्जेटिक है क्या। बायो एनर्जेटिक टर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है और उसकी मीनिंग क्या है। सही है, तो अगर हम इसके वर्ड से स्टार्ट करें बायो एनर्जेटिक, तो बायो मीन्स हमें पता है लाइफ, राइट। बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड उसके बाद एनर्जेटिक यानी एनर्जी। तो अराउंड इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या एनर्जी फॉर्मेट हो रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो लिखा है कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगी, कैप्चर होगी और कन्वर्जन होगी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है और किस चीज के जरिए से आ रही है, इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बायो एनर्जेटिक का मतलब है कि कैप्चर करना और कन्वर्जन करना एनर्जी की फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे तक, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सिस्टम में एनर्जी का कैप्चर करना और एक से दूसरे में ट्रांसमिट करना या एक से दूसरे में भेजना, यही एनर्जी, यही प्रोसेस हमारे पास बायो एनर्जेटिक कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है एंड इट्स यूटिलाइज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब बायो एनर्जेटिक्स होता क्यों है, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म क्यों होना, एनर्जी क्यों ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस लिए हो रही है, ताकि वो यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, इसे समझने से पहले अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन को समझें तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। एक और डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड बायोएनर्जेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। बायो एनर्जेटिक जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है एनर्जी का, यानी हमारे पास बेसिकली ले दे के यहाँ पर एनर्जी ही है बायो एनर्जेटिक्स में, जिसे हम डिस्कस करेंगे। वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस्तेमाल हो रही है, लिविंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है, यानी उस एनर्जी को बनाने वाले भी कौन होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा है इन कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, और इसे इस एनर्जी को लेके, इस एनर्जी के रिलेशनशिप्स को हम इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब इस एनर्जी को हम बना रहे हैं कुछ एक्टिविटीज के लिए। अब वो लिविंग एक्टिविटीज क्या है उसे समझते हैं। तो बुक में लिखा है आपके न्यूमरस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये एनर्जी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, न्यूमरस एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही है पहले ये समझते हैं। ये न्यूमरस एक्टिविटीज हमारे सेल्यूलर रिएक्शंस में या सेल्यूलर परफॉर्मेंस, ये सेल के अंदर हो रही है। बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, राइट। अब सेल मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि असेंबल मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हमारे पास कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना या उनकी असेंबलिंग करना। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट का बनना, फिर वेस्ट प्रोडक्ट का बनकर स्क्रीटेड होना या स्पेल आउट होना। हमारी बॉडी में पहले तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, फिर वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद हमारी बॉडी से स्पेल आउट भी तो होते हैं, हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो जीन्स की फॉर्म में हो, डीएनए की फॉर्म में हो या क्रोमेटिन मटेरियल वर्क कर रहे हो, जितनी भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करती है, फ्लो करती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास सेल का कंट्रोलर है, यानी सेल की पूरी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, राइट। न्यूक्लियस इज द सेल ऑर्गेनल। अब बाकी जो ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्म में, उन तक भी कोई इंफॉर्मेशन लेके जानी होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके पास भी कुछ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन लेके जानी होगी। अब यहाँ पर जो लेके जाने का जो फ्लो है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो न्यूमरस एक्टिविटीज है जो सेल रिएक्शंस में परफॉर्म हो रही है, इनके लिए जो बेसिकली एनर्जी है या उस एनर्जी की जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, दैट इज आर बायो एनर्जेटिक। सही है, उसके बाद लिखा है पासिंग ऑफ आयंस। और मजीद एक्टिविटीज आपकी बुक में है, जैसे पासिंग ऑफ आयंस, आयंस का पास होना अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के एतराफ या मेम्ब्रेन से अक्रॉस हमारे पास आयंस का पास होना। उसके अलावा फॉर दीज एक्टिविटीज सेल नीड एनर्जी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इन सारी एक्टिविटीज के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी
ट्रैप्ड बाय प्लांट। अब यहाँ पर आपको जो है अहम चीज बता दी कि जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो एनर्जी ले कौन रहा है, कहाँ से एनर्जी आ रही है? पहले तो एनर्जी आ रही है सनलाइट से, ठीक है। एनर्जी हमें मिलेगी सनलाइट से, सनलाइट की एनर्जी है वो एनर्जी लेंगे। एनर्जी कौन लेगा? एनर्जी ट्रैप्ड होगी बाय प्लांट, प्लांट के जरिए प्लांट एनर्जी को लेगा एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड। अब एनर्जी लाइट से लेने के बाद एनर्जी को हम क्या करेंगे? कंपाउंड में तब्दील करेंगे। प्लांट्स एनर्जी को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने का अमल क्या है और रोल ऑफ लाइट एनर्जी क्या है, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट कि ये एनर्जी लेने के बाद किस शक्ल में अपने पास रखेंगे प्लांट। तो प्लांट एक एनर्जी रिच कंपाउंड की सूरत में रखेंगे, दैट इज ATP, NADPH, FAD2। फिर उसके बाद इस तरीके के जो हमारे पास FADH हमारे पास है, इनमें इन कंपाउंड्स में एनर्जी को रखा जाएगा, राइट। तो ये वो कंपाउंड है जो एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ATP की फॉर्मेशन भी यहीं पे इर्द गिर्द होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है विच इज स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल। अब ये एनर्जी जब इस्तेमाल होगी तो ये समटाइम्स फूड मॉलिक्यूल्स की सूरत में भी स्टोर्ड होगी, लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के सूरत में भी ये एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा बायोएनर्जेटिक्स को कि बायोएनर्जेटिक्स है क्या। बायोएनर्जेटिक इज द प्रोसेस टू कन्वर्जन एंड कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से। अब बायोएनर्जेटिक्स यानी कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है? ताकि न्यूमरस सेल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके। अब ये न्यूमरस सेल एक्टिविटी क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है किसकी, लाइट का फॉर्म होना, एनर्जी बनाना, एनर्जी से एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म का एनर्जी को लेना, ये जो फॉर्मेशन है ये ओबे करती है द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक की लॉ को क्या करती है? ओबे करती है। तो आपने फिजिक्स में अच्छे से समझा होगा इस लॉ को, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। बिल्कुल इस तरह कि एनर्जी ना यहाँ पे बन रही है ना खत्म हो रही है। अब एनर्जी किस तरीके से खत्म नहीं होगी? देखिए, जब हमारे पास लाइट से एनर्जी मिलेगी प्लांट को, तो प्लांट ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेंगे यानी क्लोरोफिल्स अपने सेल ऑर्गेनल की मदद से लाइट को कैप्चर करेंगे, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट को कंज्यूम करने वाले भी तो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ हार्बीवोरस है। हार्बीवोरस कौन होते हैं? वो तमाम जानदार जो प्लांट यानी एनिमल्स को नहीं बल्कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो जब वो प्लांट्स को इनटेक करेंगे तो वो एनर्जी किसके ऊपर आएगी? हमारे पास हार्बीवोरस के पास। हार्बीवोरस को जब कंज्यूम करेंगे कार्निवोरस तो फिर वो एनर्जी उनपे, ठीक है। तो ये चेन खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी, क्योंकि इन द एंड हमारे पास डीकम्पोजर्स भी तो होते हैं। डीकम्पोजर्स जब खाएंगे, डीकम्पोजर्स जब वो खत्म होंगे, डेड होंगे, फिर उनसे हमारे पास प्लांट्स बनेंगे, देन अगेन वो कैप्चरिंग करेंगे सनलाइट को। दैट इज द फूड चेन। फूड चेन हमारे पास जरूरी है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको अगर बताऊं तो आपको मजीद समझ आएगा, वो ये कि आपने हमेशा इंडेंजर स्पीशीज का सुना है या एक्सटेंट स्पीशीज का। स्पीशीज जब रिस्क पे होते हैं, एट द हाई रिस्क, जब ज्यादा रिस्क पे होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किसी तरीके से जो हमारे पास इंडेंजर स्पीशीज है उनकी प्रोडक्शन कराई जाने बजाय। क्यों करते हैं? ताकि हमारी फूड चेन डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा जो उसके ऊपर होगा, यानी उसकी खुराक होगी वो ऑर्गेनिज्म। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे खत्म हो गया तो उसे जो कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी पैदावार भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब वो खत्म हो गई तो उनके ऊपर भी तो कोई होंगे उन्हें कंज्यूम करने वाले, वो खत्म, तो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फूड चेन इतना इंपॉर्टेंट है। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइट से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है, दैट इज दी बायो एनर्जेटिक्स। सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर किया, एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल में, केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। पूरा सिस्टम परफॉर्म होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग सिस्टम के ऊपर। तो ये पूरा हमारा चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज जो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या है? एटीपी हमारे पास यानी एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट, एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी। एटीपी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए। अब ये एटीपी जो बनेगी, जो प्रोसेस हमारे पास होगा, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फोस्फोराइलेशन।
प्लांट ट्रैप करेगा एनर्जी को स्टूडेंट, या तो सम टाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे और प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को, ठीक है। लेकिन ये बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं करेगा, कुछ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेगा, ठीक है। दोनों एनर्जी, अगर हम सनलाइट से लेने वाली एनर्जी जो कि कैप्चर कर रहा है प्लांट, उस एनर्जी को लें, या फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रही है उस एनर्जी को ले लें, दोनों एनर्जी, जब वो एनर्जी इस्तेमाल होगी प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन। एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट, यानी जब एडीपी यानी एडोनिसिन डाइफॉस्फेट, एडोनिसिन डाइफॉस्फेट के जब साथ एक फॉस्फेट शामिल होगा तो वो एटीपी को बनाएगा। तो एटीपी जब बनेगी, दिस प्रोसेस इज फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन की टाइप्स होती है। फोस्फोराइलेशन 3 तरीकों से बनाया जा सकता है, यानी कि एटीपी 3 तरीकों से बनाई जा सकती है। टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें, फोस्फोराइलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। फोस्फोराइलेशन की टाइप को देखते हैं। फर्स्ट दैट इज फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, जब कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है विच मीन सनलाइट, तो यहाँ पे जो फोटोफोस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो यानी जो एटीपी बनेगी बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी ऑफ लाइट मिलेगा तो बनाएगा एटीपी को, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ लाइट यानी फोटोन, सही है। उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेटिव के आगे आप लिख दें मेटाबॉलिक रिएक्शन, ताकि आपको इनकी टाइप में फर्क वाज़ेह हो जाए। जब फोटो फोस्फोराइलेशन लिखें तो उसके आगे लिखें एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की मदद से, ठीक है। बाकी तो वही रहेगा, एडीपी और फॉस्फेट, साथ क्या आ जाएगी एनर्जी हमारे पास, सही है, लाइट की एनर्जी। दूसरे हमारे पास अगर हम ऑक्सीडेटिव की बात करें तो उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख दें मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि एडीपी वैसी, फॉस्फेट वैसी, दूसरी चीज जो शामिल होगी दैट इज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर हमारे पास लाइट की एनर्जी नहीं है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन है, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो जो हमारे पास एनर्जी बनाएंगे उस एनर्जी को भी इस्तेमाल करके एटीपी बनाई जा सकती है, राइट। उसके बाद लिखा है हमारे पास द थर्ड वन दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन के आगे आप लिख लें इनऑर्गेनिक सोर्स। अब इनऑर्गेनिक सोर्स किसके लिए, फॉस्फेट के लिए, विच मीन्स कि यहाँ पर हमें फॉस्फेट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो जब आपके पास ऑक्सीडाइजेशन एनर्जी ना हो, यानी कोई मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लाइट भी नहीं है, तो फिर आप इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करोगे। इनऑर्गेनिक हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक सोर्स दैट इज फॉस्फेट ऑफ एनर्जी, यानी आपको एडीपी मिल गई, फॉस्फेट मिल गया, आपने एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऑफ एनर्जी को शामिल किया, फिर एटीपी के फॉर्मेशन की, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 3.7 किलो कैलोरीज पर मोल। 3.7 हमें एनर्जी मिलेगी तो हम फॉर्मेट करेंगे एटीपी को, ठीक है। अब जल्दी से रैपिडली रिवीजन करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हम बात कर रहे थे बायो एनर्जेटिक्स की, राइट। बायो एनर्जेटिक्स फॉर क्लास 9 एंड फर्स्ट ईयर, दोनों के लिए है ये वीडियो। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7 9 के लिए। टॉपिक सिमिलर है, जो चीजें डिफरेंट होगी मैं वो ऐड कर दूंगी, डोंट वरी, सही। बायो एनर्जेटिक में हमने समझा बायो एनर्जेटिक एक प्रोसेस है जो कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है, प्लांट की मदद से, सही। कैप्चर करने के बाद कन्वर्जन करता है ताकि वो एनर्जी को यूटिलाइजेशन कर सके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है स्टूडेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे सेल्यूलर रिएक्शन में परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूमरस एक्टिविटीज जो कि बायो एनर्जेटिक्स कर रहे होते वो क्या है, तो यानी कि आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज बता सकते हैं, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का पास आउट होना, सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का पास आउट होना, वेस्ट प्रोडक्ट का बनना, बनने के बाद स्क्रीट आउट, बॉडी से स्पेल आउट होना, दैट इज ऑल आर सेल एक्टिविटीज। इन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो रही है।
वो एनर्जी हमें मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जिसे हम फोस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, फोस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेट होगा तीन तरीके से, तीन टाइप है फोस्फोराइलेशन की। फोटोफोस्फोराइलेशन यानी कि हमारे पास लाइट की एनर्जी की मदद से, ऑक्सीडेशन की एनर्जी की मदद से, या सबस्ट्रेट लेवल यानी इनऑर्गेनिक सोर्स फॉस्फेट की एनर्जी की मदद से। एटीपी की फॉर्मेशन के लिए टोटल 7.3 कैलोरीज पर मोल एनर्जी लगती है। ठीक है, कोई भी चीज इस वीडियो में आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो टॉपिक हमने अब तक डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं। बायोएनर्जेटिक की डेफिनेशन, ठीक है, एक्टिविटीज कौन कौन सी है फॉर एमसीक्यूज, फोस्फोराइलेशन की टाइप्स, सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रोसेस को करने के लिए दो टाइप मजीद होती हैं। एक हमारे पास होती है फोटोसिंथेसिस, दूसरी रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑब्वियसली लाइट इस्तेमाल हो रही है, तो रोल ऑफ लाइट क्या है हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।